हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो प्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज बाकी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं पार्ट सी में जो बाकी था 2023 दिसंबर का क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51, मतलब इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। किस क्या दिया है कि डेल O18 of PDB of benthic foraminifera in deep sea core increases from 0.2% to 2% from bottom to top. This compositional changes with time is because of days. Okay. सो जहाँ पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेल O18 का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है कि जो सिंपली आप ये भी याद रख सकते हो, अगर डेल O18 का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, आइस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, टेम्परेचर का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो ग्लेशियल पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लेशियल पीरियड में मतलब जो मतलब ग्लेशिएशन होता है उस टाइम में देखने को मिलता है। और इंटरग्लेशियल में जब आइस का डिक्रीज होता है तो वो 18 का वैल्यू जो वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। जैसे कि मतलब जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ पोलर आइस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब पोलर आइस का इंक्रीजमेंट होगा एंड टेम्परेचर का डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम एक अलग से वीडियो में लाएंगे। ये एक मतलब थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है। जियो केमिस्ट्री का जो मतलब मास फ्रैक्शनेशन है, इसे हम डिटेल वीडियो एक लाएंगे। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि अगर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ग्लेशियल पीरियड, और डिक्रीज हो रहा है तो इंटरग्लेशियल पीरियड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ पोलर आइस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एलिनो लानिना से ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा देख लीजिए, एलिनो और लानिना का कंडीशन आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना होगा। जैसे कि ये एक पैसिफिक ओशन का फेनोमेना है जहाँ पे कि एलिनो के टाइम क्या होता है कि जो वार्म वाटर है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि वो जो ये नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन को क्या बोला जाता है, वॉकर सर्कुलेशन। जो ओशनिक करंट की वजह से जो मतलब वार्म वाटर ईस्ट से वेस्ट तक, मतलब साउथ अमेरिका की कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक मूव होता है। और यहाँ से यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। और यहाँ पे मतलब लो प्रेशर की वजह से बारिश होता है। और यहाँ से मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वाटर रहता है। ठीक है, पर एलिनो के टाइम क्या होता है, जो वार्म वाटर होता है वो इक्वेटोरियल काउंटर करंट के वजह से कभी कभी क्या होता है कि इस तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो प्रेशर सिचुएशन बना हुआ था यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर, ये प्रेशर सिचुएशन उल्टा हो जाता है। इधर से कंपैरेटिवली लो प्रेशर हो जाता है, जो लो प्रेशर यहाँ शिफ्ट हो जाता है कहाँ, और साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका कोस्ट में शिफ्ट हो जाता है। और वहाँ पे बारिश होके बाढ़ आता है। ठीक, ये जो एलिनो है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, मतलब एक मतलब क्या बोला जा सकता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है ये, मतलब बहुत हानिकारक है। ठीक है, और दूसरा एक कंडीशन है लानिना। ठीक है, उसी हिसाब से आप थोड़ा बहुत देख लीजिए क्या मतलब एलिनो के अंदर क्या क्या आता है। डीपर थर्मोक्लाइन इन द ईस्टर्न देन द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। ठीक है, एलिनो का टाइम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो थर्मोक्लाइन का लेयर है ये डीप हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या है, ए में क्यू आता है। क्यू में कहते हैं वार्मर देन द नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था पहले से। देन एस में क्या है, द वाकर देन द नॉर्मल ट्रेड विंड इन द पैसिफिक ओशन, वीकर देन द नॉर्मल ट्रेड विंड इन द पैसिफिक ओशन। ये भी एल नीनो का एक मतलब स्टेटमेंट है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। और लानिना के आर में क्या था, वार्मर देन द नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, मेज द फॉलोइंग कॉलम फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें मतलब कुछ
जैसे कि यहाँ पे रेड टाइड डाइमिथाइल सल्फाइड बॉम्बे डक एंड मंगल्स दिया है, और ये कुछ मतलब कॉलम टू किसके साथ कौन रिलेटेड है वो दिया गया है, ठीक है। मैं पहले आंसर बता देता हूँ कि क्या क्या है। ए के साथ ए से मतलब ए रेड टाइड जो वो रिलेटेड है डायनोफ्लाजेलेट की तरह। ये एक टाइप का algal बूम है जो कि रेड कलर दिखाता है। और ये मतलब हम बोल सकते हैं कि इस टाइप का जो algal बूम होता है वो ओसेनिक इकोसिस्टम के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। एंड जो डाइमिथाइल सल्फाइड है वो रिलेटेड है किसके, विविपारिटी के साथ, ठीक है। और बॉम्बे डॉग जो है और ये जो डाइमिथाइल सल्फाइड ये मतलब क्लाउड फॉर्मेशन एंड क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के लिए थोड़ा बहुत मतलब कंट्रीब्यूट करता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। देन बॉम्बे डॉग जो है वो फिश के लिए फेमस है, ठीक है। जो वेस्टर्न साइड है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे क्या होता है, अपवेलिंग ज़्यादा होता है। अपवेलिंग ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट कंटेंट ऊपर आता है, तो इसलिए वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए बॉम्बे डॉग जो है वो एक फिशिंग ग्राउंड है, ठीक है। और वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का फिश मिलता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप थोड़ा गूगल करके देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और वो एक स्पेशल टाइप का फिश वहाँ पे मतलब ज़्यादातर मिलता है, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। एंड जो लास्ट में मंगल्स है वो किसके साथ रिलेटेड है, विविपारिटी के साथ, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ गलत बोल दिया था। ये जो डाइमिथाइल सल्फाइड है ये रिलेटेड है कोकोलिथोफोर, ठीक है। जो कोकोलिथोफोर है, कोकोलिथोफोर जो है वो क्या करता है कि एक मतलब जो मतलब हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन और क्लाउड फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो डाइमिथाइल सल्फाइड वो रिलेटेड है कोकोलिथोफोर के साथ, और जो मंगल से मंगल्स मनगल्स वो रिलेटेड है विविपारिटी। ये एक्चुअली जो हमारा कोस्टल एरिया में जो मैनग्रोव्स दिखाता है उनके मतलब रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत रिलेट करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आइडेंटिफाई द सैंड ड्यून टाइप। सो पहला क्या दिया है, these dunes are especially well developed in the heart of trade dune desert and the huge landform। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून के, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून में क्या होता है कि जो विंड डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में जो सैंड ड्यून का एक्सिस होता है। और ये बेसिकली क्यों मतलब ट्रेड विंड जहाँ पे मिलता है वहाँ क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि विंड स्पीड ज़्यादा होता है, जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा होता है वहाँ पे मतलब लॉन्गिट्यूडनल ड्यून हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन सेकंड क्या दिया है, देयर क्रेस्ट आर ridges roughly perpendicular to the effective wind and are common along coastline। तो जिस सैंड ड्यून में मतलब जो सैंड ड्यून का एक्सिस है, अगर विंड डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है तो वो कहलाएगा ट्रांसवर्स ड्यून, ठीक है। तो पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स ड्यून, और तीसरा क्या हो जाएगा, दीज ड्यून्स ऑकर व्हेन विंडवर्ड साइड ऑफ ए हिल मूव अप टू हिल साइड। ये हो जाएगा क्लाइंबिंग ड्यून। इसको थोड़ा आप मतलब गूगल करके देख सकते हैं कि किस क्या मैकेनिज्म में कैसे फॉर्म होता है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, for for the ocean to remain in the steady state if the rate of input of a dissolved constituent increases then। तो पहले तो मैं पिछले पिछले साल का क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे सेम ऐसे ये क्वेश्चन आया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि स्टेडी स्टेट क्या होता है। मतलब ओशन का जितने भी कंस्टिट्यूएंट मिलके ओशन वाटर में है, मतलब ओशन वाटर में जितने भी हमारे एलिमेंट्स है कॉन्स्टेंट कुछ भी वो एक मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। यही दोनों NaCl यही दोनों ज़्यादातर मिलता है हमें ओशन में। तो ये दोनों क्या करते हैं कि हम अगर सोडियम बाय क्लोरीन का रेशियो लेंगे, वो हर एक ओशन में कांस्टेंट हमें मिलेगा, ठीक है। वो जो प्रोपोर्शनैलिटी को वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट दिया है क्या दिया है, द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ द कांस्टेंट इंक्रीजेस, ये सही बात है।
क्योंकि अगर इनपुट ज़्यादा होगा तो आउटपुट भी उसी हिसाब से होगा, क्योंकि वो तो प्रोपोर्शनलिटी जो है उसको तो मेंटेन रखना है ना। इसलिए जितना इनपुट होगा उसी हिसाब से आउटपुट होगा, ठीक है। बी में क्या दिया है, द रेसिडेंस टाइम ऑफ द कांस्टेंट रिमेन अनचेंज। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा इनपुट हो रहा है, ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा इनपुट हो रहा है, तो उसका तो रेसिडेंस टाइम चेंज हो गया ना। जो जितना देर तक वो स्टेबल रह सकता है, जो रेसिडेंस टाइम वो चेंज हो गया, तो इसलिए बी स्टेटमेंट गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर है ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीजन आइसोटोप स्टेजेस, ठीक है। पहला क्या था, इंटरग्लेशियल नंबर आर बैकवर्ड इन टाइम विथ ऑड नंबर। ये उल्टा स्टेटमेंट है, यहाँ पे ग्लेशियल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ग्लेशियल पीरियड है वो ओड नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इंटरग्लेशियल जो है वो इवन नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देन थर्ड, तो ये दोनों उल्टा हो गया, मतलब ये वाला कंडीशन इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में कहते हैं द लास्ट ग्लेशियल एज और लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम इज नंबर्ड एज स्टेज 2। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियल जो ओड नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या है, लास्ट इंटरग्लेशियल सेंटर्ड ऑन 125 के मतलब किलो अनम, ठीक है। किलो अनम मतलब 10 टू द पावर 3 अनम, ठीक है। 125 इंटू 10 टू द पावर 3 अनम, अनम मतलब ईयर, ठीक है। इस नंबर इज स्टेज 3, ये भी गलत हो जाए, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीजन आइसोटोप स्टेजेस। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, 4 नंबर जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो नंबर है इंटरग्लेशियल का वो ऑड नंबर में रिप्रेजेंट होगा, ये सही है। माफ कीजिए, ये थोड़ा मतलब गलती हो गया मेरे से, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब जो इंटरग्लेशियल है ऑड नंबर से रिप्रेजेंट होगा, पर जो लास्ट ग्लेशियल इंटरग्लेशियल था हमारा, उसका नंबर था 5, ठीक है। स्टेज 5 में ये हुआ था लास्ट ग्लेशियर, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, ठीक है। देन क्या है, which situation among the following is more likely to cause clear air turbulence। तो आपको याद रखना है कि क्लियर एयर टर्बुलेंस जो है वो इस टाइप का ग्राफ दिखाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ये जेट स्ट्रीम के हाइट को दिखाता है, ठीक है। मतलब एक हाइट तक ये शार्प इंक्रीज होगा, देन शार्प डिक्रीज होगा, ठीक है। ये क्लियर एयर टर्बुलेंस का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आपको ये थोड़ा याद रखना है। देन क्या है, with respect to the surface current in the ocean during the winter monsoon मतलब दिसंबर से फरवरी तक, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉलम 1 विद द मतलब ये जो कॉलम है हम विंटर मानसून के रेस्पेक्ट में मैच करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो ये दोनों देख लीजिए, ईस्ट इंडियन कोस्टल करंट एंड वेस्ट इंडियन कोस्टल करंट का मूवमेंट कैसा होगा। जैसे कि ये हमारा भारत माता है, ठीक है। ये हमारा भारत माता है। जो विंटर का टाइम कैसा होता है कि ईस्ट इंडियन कोस्टल करंट ऐसे मूव करता है और वेस्ट इंडियन कोस्टल करंट ऐसे मूव करता है, ठीक है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये सॉरी ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडियन कोस्टल करंट है वो नॉर्थ से साउथ तक जाता है, मतलब साउथवर्ड। ये हो जाएगा ईस्ट इंडियन कोस्टल करंट साउथवर्ड एंड वेस्ट इंडियन कोस्टल करंट नॉर्थवर्ड, ठीक है। ईस्ट इंडियन कोस्टल करंट साउथवर्ड एंड वेस्ट इंडियन कोस्टल करंट नॉर्थवर्ड। BSADR ये कहाँ पे है, BSDR, मतलब पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या था, वो सोमाली करंट इधर से आता है, ऐसे करके आता है, मतलब ऐसे, मतलब विंटर मानसून में ऐसे जाता है, तो सोमाली करंट का क्या हो जाएगा, सोमाली करंट जो है उसका हो जाएगा साउथवर्ड, मतलब
मानसून के टाइम डिट्टो उल्टा हो जाता है। मतलब जो हमारा समर मानसून है और जो नॉर्मल मानसून है, वो वहाँ पे उस टाइम क्या होता है कि ये जो एरो मार्क जहाँ जहाँ पे दिया है वो सब उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा सोमाली करंट का डायरेक्शन, ये हो जाएगा वेस्ट इंडियन कोस्टल करंट का डायरेक्शन, ये हो जाएगा ईस्ट इंडियन कोस्टल करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और विंटर मानसून में ये पूरा उसका उल्टा, ठीक है। देन क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि CO2 जो मतलब ऑब्जर्व होता है वो किस वेवलेंथ में, मतलब जो 15 माइक्रो वाला जो वेवलेंथ होता है उसको CO2 ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। एंड वाटर वेपर ऑब्जर्व करता है 6.7, वो नियरली मतलब नियर इंफ्रारेड के रेंज में आता है जो वाटर वेपर। एंड ओजोन जो होता है मतलब ऑब्जर्व करता है 9.6 वाला वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। देन क्या दिया है, स्टेटमेंट ए में क्या दिया है, सी ब्रीज सर्कुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ बायोट्रोपिक सर्कुलेशन। आपको याद रखना है कि सी ब्रीज एक बायोक्लिनिक सर्कुलेशन है। फिर आता है कि बायोक्लिनिक और बायोट्रोपिक के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे तो ये हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर मतलब जो बायोक्लिनिक सर्कुलेशन है वो क्या होता है कि चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑल्सो, ठीक है। जो मतलब बायोट्रोपिक एंड बायोक्लिनिक के जो बेसिक डिफरेंस है, बायोक्लिनिक में टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत मतलब बहुत काम करता है, और बायोट्रोपिक में ओनली प्रेशर काम करता है, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट वन तो सही हो जाएगा, पर स्टेटमेंट वन गलत हो जाएगा क्योंकि ये बायोक्लिनिक होगा, ठीक है। सी ब्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर बहुत काम करता है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की वजह से जो एयर का मूवमेंट होता है, इसलिए वो दोनों रोल में आता है, ठीक है। देन स्टेटमेंट बी में कहते हैं सी ब्रिज सर्कुलेशन कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग, ये थोड़ा प्रोनाउंस कर लीजिए, मेरे से नहीं होगा, बिजेकन्स सर्कुलेशन थ्योरम, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। देन कह दिया है ये गोंडवाना डिपॉजिट से मतलब क्वेश्चन आया है आपको, याद मतलब वो जो सक्सेशन है याद रखना है कि जो पहला दिया है ग्लासियोजेनेटिक डिपॉजिट। ग्लासियोजेनेटिक डिपॉजिट हमें तालचेर में मिलता है जो कि लोअर गोंडवाना में आता है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा कोल्ड है, मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। देन आता है ग्लोसोप्टेरिस, ग्लोसोप्टेरिस मतलब एक लोअर गोंडवाना फॉसिल है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन लोअर गोंडवाना में जाता है, आप थोड़ा देख लीजिए, रानीगंज जो लोअर गोंडवाना है, तो ये हो जाएगा इसका। डाइक्रोडियम फ्लोरा आपको याद रखना है, पॉन्चेट फॉर्मेशन में मिलते हैं। पॉन्चेट जो है अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना के बीच में एक अनकन्फर्मिटी टाइप सा है, वहाँ पे मिलता है डाइक्रोडियम फ्लोरा। देन टिलोफाइलम जो है अपर गोंडवाना का फॉसिल है, अपर गोंडवाना यहाँ जबलपुर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको थोड़ा मतलब जो गोंडवाना में क्या है कि जो अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना है, कौन से फॉर्मेशन का क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है और क्या क्या लिथोलॉजी है, आप थोड़ा याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मतलब तालचेर जो लोअर गोंडवाना में क्या क्या आता है, तालचेर एंड दामुड़ा। तालचेर में आता है बोल्डरबर्ड, तालचेर रिकवा। दामुड़ा में आता है काराहरबरी, बाराकार, बरनमजे, रानीगंज, ठीक है। जैसे कि तालचेर हो गया कोल्ड क्लाइमेट, दामुड़ा हो गया ह्यूमिड सबट्रॉपिक क्लाइमेट, वैसे पंचेट हो गया हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, महादेव हो गया हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, एंड देन जबलपुर एंड राजमहल हो गया ह्यूमिड सबट्रॉपिक क्लाइमेट, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है स्ट्रेटिग्राफी रट्टा मारना है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या दिया है, इक्नोफॉसिल असम्बलेजेस फ्यूजिचिनिया। फ्यूजिचिनिया किससे रिप्रेजेंट करता है, एस्केपिंग हैबिट को, ठीक है। ये जो 8-10 जो है, जो क्यूबिचिनिया, फ्यूजिचिनिया, रेपिचिनिया, ये थोड़ा आपको देख लेना है पैलेंटोलॉजी से। अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके रेफर में हम एक डिटेल वीडियो ला देंगे, ठीक है। देन क्या है, शेयर फेलोर
In rock with pre-existing failure under confining pressure greater than 3000 megapascal is governed by which one of the following law? Barry's law. ठीक है. Then which one of the following sedimentary feature is observed on the vertical section of a bed? मतलब ये क्या बोला है कि ये, सॉरी, ये एक बेड है, ठीक है. ये एक बेड है, ये उसका हम वर्टिकल सेक्शन देख रही है, ठीक है. ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें स्ट्रक्चर है जो हम ये वर्टिकल सेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे. उसका आंसर हो जाएगा डिसेंट पिलर स्ट्रक्चर, जो कि हम वर्टिकल सेक्शन में हम देखने को पाएंगे. और ये जो फ्लूट कास्ट हो गया, बाउंस मार्क हो गया, पॉडकास्ट होगा, ये सरफेशियल फीचर है, हम वर्टिकल सेक्शन में हम नहीं देखेंगे. ऊपर से हम अगर देखेंगे सरफेशियल फीचर में ये तीनों स्ट्रक्चर मिलेगा 1, 3 एंड 4. बट जो डिसेंट पिलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा आप गूगल करके इमेज देख लीजिए कि डिसेंट पिलर स्ट्रक्चर कैसा है. वो जो है वो हमें वर्टिकल सेक्शन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है. देन ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल दिया है, क्या दिया है? द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन ओशनिक डेप्थ एंड लिथोस्फेरिक एज इन इज गिवन. ये जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन में आपको जो डेप्थ दिया है 4700, मतलब डी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. देन टी का वैल्यू निकालेंगे, टी जितना भी आएगा, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाफ स्प्रेडिंग रेट. हाफ स्प्रेडिंग रेट का कितना है, वो पूछा है, मतलब वो वेलोसिटी पूछा है. यहाँ पे हम टाइम निकाल लेंगे, और डिस्टेंस कितना दिया है 1600 किलोमीटर. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हम करके वो वैल्यू निकालेंगे. इसका आंसर आ जाएगा 40 मिलीमीटर पर ईयर. सिंपल है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है. बस जो डेप्थ है, डी के जगह ये डी का वैल्यू पुट करना है, कर ही लेते हैं, ठीक है. क्या दें, डी इक्वल टू 2500 प्लस 350 रूट ओवर ऑफ टी, ठीक है. डी का वैल्यू लेंगे 4700, सॉरी, 350 रूट ओवर ऑफ टी. क्या हो जाएगा, 4700 से माइनस करो 2500, आ जाएगा 2200. तो टी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2200/350 का रूट ओवर, ठीक है. ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड कैलकुलेटर में करने दो. डबल 200 डिवाइडेड बाय 350, जितना होगा उसका रूट ओवर, ठीक है. इसका रूट ओवर क्या हो जाएगा, 2.507 मिलियन ईयर, मतलब 10⁶ ईयर, ठीक है. हमें ऑप्शन में दिया है मिलीमीटर पर ईयर हमें निकालना है, ठीक है. तो यहाँ पे किलोमीटर को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो गया 2.507 इंटू 10⁶. सॉरी सॉरी, ये टाइम हो जाएगा, ठीक है, ये टाइम हो गया. डिस्टेंस कितना है, सॉरी, इधर, एक सेकेंड, क्या है, 1600 किलोमीटर को हम मीटर में करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, देन ये हो जाएगा मिलीमीटर में, ठीक है. डिवाइडेड बाय 2.507 इंटू 10⁶. ये 10⁶, ये कैंसिल हो गया, ठीक है. देन क्या हो गया, ये यहाँ पे कहीं पे तो गलती हो रहा है, एक सेकेंड, 1600.
मेजर है 1000 मीटर 50 सेंटीमीटर 300 इन मेगानम। ओके, ये कैलकुलेशन थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। मैं करके ये बता दूंगा, अभी क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फॉर ए गिवन वेव जनरेटिंग फोर्स इंटरनल वेव हैव हायर एम्पलीट्यूड देन द वेव एट द सरफेस। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो इंटरनल वेव होता है वो डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए सही हो गया। स्टेटमेंट बी में कहते हैं स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटिफिकेशन लीड्स टू हायर वेव एम्पलीट्यूड फॉर ए गिवन जनरेटिंग फोर्स, ठीक है। ये मे भी सही हो सकता है, मे भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हर टाइम जो डेंसिटी स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से वेव का एम्पलीट्यूड बनता है वो मतलब इंटरनल वेव के लिए तो सही है, बाकी सब के लिए डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा, बी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा देख लेता हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, कहीं पे यूनिट या कौन से में थोड़ा सा मतलब गलती हो रहा है, मैं ये देख के बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बाकी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।